कि वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, अब उनको चैप्टर को कंसोलिडेट करना है कि रूल जब एक ही व्यक्ति के पास होता है, सारी पावर्स एक ही व्यक्ति के पास होती है, तो सारी डिसीजन खुद लेता है। कानून भी वो बना रहा है, यानी वकील भी तुम, दलील भी तुम, जिसको चाहो तबाह कर दो। उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया और इस कानून के तहत क्या कहा कि आज के बाद श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली हो गई है। सिंहला या सिंहली जो भी बोल दो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम कहा हाँ कहां खराब है, बहुत अच्छी है। बट क्या किया तुमने? प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं किया। अब तुम राइटिंग कभी सुधारोगे ही नहीं, और जब सुधारोगे नहीं, साफ लिखोगे नहीं, नंबर नहीं आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू इनिशिएटिव ऑफ पीडब्ल्यू, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस की, या जिसको तुम लोग सिविक्स भी बोलते हो, उस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। और पहला चैप्टर जो है पावर शेयरिंग, उसको हम कंप्लीट करेंगे, और वो भी हम करेंगे माइंड मैप टेक्निक से। माइंड मैप टेक्निक का मतलब क्या है कि वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, अब उनको चैप्टर को कंसोलिडेट करना है, चीजें दिमाग में बिखरी हुई उनको एक जगह ला करके इकट्ठा करना है, तो उनके लिए लेक्चर बेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ वो बच्चे जिनको ऐसा है कि भाई अब एग्जाम आ रहे हैं, जल्दी से कुछ बता दो, जल्दी से कुछ पढ़ा दो, ताकि एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाएं, उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि माइंड मैप करने वाले हैं तो फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट की उंगली पकड़ पकड़ के हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंसोलिडेट करेंगे। तो अगर आप एकदम नए भी हैं तो भी ये चैप्टर एकदम आपके जहन में उतर जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर का नाम है वो क्लास 10th का चैप्टर है, दैट इज पावर शेयरिंग। चलिए पहला जो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। पावर शेयरिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक, और क्यों जरूरी है एक डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग वो समझेंगे। दूसरा हम लोग ये समझेंगे कि जब पावर शेयरिंग नहीं हो पाती है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म की सिचुएशन क्या हो जाती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझेंगे हम श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी के माध्यम से। अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर ये सिचुएशन आ गई है कि पावर शेयरिंग किसी जगह पर नहीं हो पा रही है और मेजॉरिटेरियनिज्म वाली सिचुएशन आ चुकी है, यानी रूल ऑफ मेजॉरिटी आ चुका है, तो वहां पर उसको टैकल करने के लिए क्या क्या तरीके उठाए जा सकते हैं, जो कि बेल्जियम की कहानी से हम सीखेंगे। और इसके बाद में अंत में इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग कितने प्रकार की हो सकती है और पावर शेयरिंग से क्या फायदे होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहले हम चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि लास्ट क्लास में, यानी क्लास 9th में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते समय हमने ये समझा था कि एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना कितना जरूरी। डेमोक्रेसी का मतलब है, देखो अभी तक हमने ये समझा था कि 10th क्लास में कि रूल जब एक ही व्यक्ति के पास होता है, सारी पावर्स एक ही व्यक्ति के पास होती है, तो सारी डिसीजन खुद लेता है। वो सजा भी खुद दे रहा है, यानी जुडिशियल डिसीजन भी वो ले रहा है, कानून भी वो बना रहा है, यानी वकील भी तुम, दलील भी तुम, जिसको चाहो तबाह कर दो। तो जरूरी ये हो जाता है कि पावर उसके हाथ से ली जाए, ठीक है, और बाकी सब में बराबर बराबर बांट दी जाए। उसके लिए जो योग्य लोग हैं उनको पावर बांटी जाए, चाहे वो योग्य लोग हों, चाहे वो योग्य इंस्टीट्यूशन है, उन तक पावर बांटी जानी चाहिए। यह होती है पावर शेयरिंग की कहानी, जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। इसमें हमने देखा था कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए किसके किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है, और जुडिशरी के बीच में। यानी एक व्यवस्था, एक संस्था ऐसी होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो भैया कानून बनाए, लेजिस्लेचर। एक संस्थान ऐसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन, जो कानून को लागू करे, और एक ऐसा होना चाहिए जो न्याय दे और साथ में यह भी देखे कि क्या ये दोनों लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं। यह होता है सेपरेशन, यह होता है सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, या फिर पावर को शेयर करने का तरीका। अब पावर को शेयर करने का एक ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई जो पावर है वो अलग अलग, एक तो यह तरीका हो गया कि अलग अलग गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में पावर बटी होनी चाहिए, जिससे सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग हो। दूसरा, पावर गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल पर बटी होनी चाहिए। जैसे भारत में देखो भाई, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सेंट्रल में मोदी जी बैठे हुए, पूरे देश को चलाते हैं। 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है। इसको हम बोलते हैं स्टेट के लेवल पर पावर शेयरिंग, अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पर पावर शेयरिंग, ठीक है। इसके बाद में क्या बात आती है, इसके बाद में हमको यह समझना है कि ये पावर शेयरिंग है क्या, ये कैसे होगी, और इसको समझने के लिए ये पूरी कहानी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं।
बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के साथ देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि उसके आउटकम्स क्या हुए, बेल्जियम और श्रीलंका में जो स्थिति थी उसके आउटकम्स क्या हुए, ठीक। और फिर हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग के अलग अलग तरीके क्या है। सबसे पहले तो हम बेल्जियम की कहानी समझ लेते हैं। अगर हम बेल्जियम को देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर है, वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एथनिक स्ट्रक्चर है। एथनिक का मतलब क्या होता है? देखो, एथनिक का मतलब होता है, ये एन है ना। एथनिक का मतलब होता है कि कुछ सोशल ग्रुप्स जैसे कि हिंदू एक सोशल ग्रुप्स है, मुस्लिम एक सोशल ग्रुप्स है, या सोशल ग्रुप्स जाति के आधार पर भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सामाजिक इकाइयां जो समाज में अलग रूप से पहचाने जाते हैं। लेकिन ये जो एथनिक ग्रुप्स की जब बात आती है तो ये भी एक सोशल ग्रुप है, पर ये किसी रिलीजन की वजह से एक जैसे नहीं है, ये किसी देश में एक जैसे नहीं है, किसी देश के होने की वजह से एक जैसे नहीं है, बल्कि ये अपने कल्चर की वजह से एक जैसे हैं, या किसी और आइडेंटिटी की वजह से एक जैसे हैं। जैसे कि वो लैंग्वेज हो सकती है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि उनका फिजिकल फीचर हो सकता है, जैसे हम बोल दें कि भाई मंगोलाइड एक रेस है, ठीक है, या फिर निग्रोइड एक रेस है। जो अफ्रीकन ब्लैक्स होते हैं उनको नेग्रिटो रेस का बोला जाता है, निग्राइड रेस बोली जाती है। या फिर मंगोलाइड्स, वो जिनको तुम थोड़ा जिनकी नाक थोड़ा सा चपटी होती है, आंखें छोटी होती हैं, जो जापानीज और चाइनीज रेस के लोग हैं, वो मंगोलाइड रेस होती है। तो कहने का मतलब ये, या फिर किसी लैंग्वेज की वजह से भी वो अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ये माने कि भाई हिंदी बोलने वाले लोग कुछ भारत में भी रहते हैं, कुछ नेपाल में भी रहते हैं, तो वो हिंदी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बांग्ला भाषा बोलने वाले भारत में भी रहते हैं और बांग्लादेश में भी रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो बांग्लादेशियों का, बंगाली बोलने वालों का एथनिक ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से अगर हम बेल्जियम की कहानी देखें तो वहां का जो एथनिक स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग अलग था, बहुत बहुत जुदा था। कैसे अलग था, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बेल्जियम की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो है डच। कौन है? डच है वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन। और लगभग 59% लोग जो हैं बेल्जियम में, यानी 100 में से 59 लोग हैं, वो क्या है? डच भाषा बोलते हैं। और ज्यादातर ये डच भाषा बोलने वाले लोग कहां पर रहते हैं? फ्लेमिश रीजन पे, फ्लेमिशियन रीजन में रहते हैं। ये एक क्षेत्र है, ये फ्लेमिश क्या है? एक क्षेत्र है बेल्जियम के अंदर, ठीक है। ज्यादातर ये भाषा बोलने वाले लोग यहां पर रहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप कौन सा है, तो फ्रेंच है। लगभग बेल्जियम की 40% आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है, ठीक। और वो लोग कहां पर सिचुएटेड हैं? वो ज्यादातर लोग बसे हुए हैं वेलूनिया रीजन में। इसके बाद में अगर हम देखें तो 1% लोग जो बच रहे हैं, 50 और 59 और 40, यानी 59 और 40 बच रहे हैं 1% लोग, वो कौन है? वो जर्मन है। और वो पूरे फ्रांस में बिखरे पड़े हैं, पूरे बेल्जियम में बिखरे पड़े हैं। ये कहानी हमको समझ में आ गई। अच्छा, अब इस सिचुएशन की वजह से वहां पर क्या समस्या आ सकती है? डच लोग ज्यादा हैं, फ्रेंच लोग कम हैं, तो सिचुएशन ये आ सकती है, कुछ इसके खतरे भी हैं कि डच क्या है? मेजॉरिटी ग्रुप है, संख्या में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो चाहे तो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी इच्छाएं थोप सकता है वहां पर, ठीक। क्योंकि फ्रेंच कम है, जर्मन कम है, तो उनके ऊपर अपनी इच्छाएं थोप सकता है, ठीक। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मेजॉरिटेरियनिज्म बोलेंगे। इच्छाएं कैसे थोपेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी के माध्यम से अपने मन की पॉलिसी बनाएगा, सरकारी नौकरियां ले लेगा, है ना। पर क्या ऐसा हुआ बेल्जियम में? ये तो संभावित चुनौतियां हैं, ये हो सकता है, ठीक। जैसे मेजॉरिटेरियनिज्म का खतरा है। और ये सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि भाई डच लोग अपने मन की कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाकी दो लोग नाराज हो जाए, बाकी दो लोग गुस्सा जाए, और वो लोग एक अलग देश की मांग करने लगे, बेल्जियम से अलग एक देश की मांग करने लगे। यह संभावना बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है सर, ठीक है। तो ये पॉसिबल थ्रेट्स हैं, ठीक। अच्छा, अब दूसरी स्टोरी हम देखते हैं किसकी? वो श्रीलंका की है। दूसरी स्टोरी किसकी है? श्रीलंका की है। ये स्टोरी क्या कहती है? ये स्टोरी कहती है कि भैया श्रीलंका में भी ऐसे डाइवर्स एथनिक ग्रुप हैं। श्रीलंका में जो एथनिक ग्रुप हैं उनके नाम क्या है? देखो, वहां पर मेजरली 3 टाइप के एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक ग्रुप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंहला होते हैं, या जिनको सिंहली बोलते हैं। दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग हो जाएंगे तमिल्स, और तीसरे लोग अदर कम्युनिटीज में उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंहला एक भाषा है, ये एक लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप है, ये अलग लैंग्वेज की वजह से एक अलग एथनिक ग्रुप है, ठीक है। ये लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। और ये लोग जो हैं, ये लोग कौन से धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। श्रीलंका एक बहुत छोटा सा कंट्री है, हमारा हरियाणा है ना, हरियाणा का आधा, हरियाणा के बराबर हम मान सकते हैं उसकी पॉपुलेशन है। और अगर हम बेल्जियम की पॉपुलेशन देखें तो हरियाणा से लगभग आधी है, ठीक। अब इसी श्रीलंका में ये एक पॉपुलेशन है, यानी कि जो सिंहला की मैं बात कर रहा हूं वो वहां का मेजॉरिटी ग्रुप है। मेजॉरिटी ग्रुप का मतलब क्या है कि 1%, 2% नहीं। फ्रांस और बेल्जियम की बात तो तब भी अलग थी, वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन 59% थी और दूसरी पॉपुलेशन 40% थी, माइनॉरिटी पॉपुलेशन। इतना अंतर नहीं था।
लेकिन यहां पर 74% सिंगलाज हैं और सिर्फ 18% तमिल्स हैं। यानी कि तुम समझ रहे हो ये नंबर में कितने ज्यादा हैं, और चाहे तो तमिल के ऊपर कितनी डोमिनेंस लिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक और ग्रुप आता है जिनको हम अदर ग्रुप्स में डालते हैं। ये ज्यादातर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है जो लगभग 7% बनाती है टोटल जो वहां की कम्युनिटी है उसका। यानी ये लोग लगभग टोटल 99% तुम कहोगे ये आ रहा है सर। हां देखो ये एग्जैक्टली 18% या 74% नहीं है, पॉइंट सम परसेंट ज्यादा है कम है, तो वो कुल मिला के 100 हो जाएगा, है ना। पर यहां पर राउंड ऑफ करके तुमको चीजें तुम्हारी किताब में लिखी हुई हैं। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, सेम सिचुएशन है ना, बेल्जियम वाली सिचुएशन यहां पर भी आ रही है। ठीक, क्या यहां पर सिचुएशन खराब हो सकती है? हो सकती है और हुई भी। अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये जो तमिल्स है ना, ये तमिल्स भी दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक तमिल्स की कैटेगरी वो है जिनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं, और एक तमिल्स की कैटेगरी वो है जिनको हम लोग श्रीलंकन तमिल बोलते हैं। असल में अगर तुम श्रीलंका का मैप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैप दिखता है। ठीक, अब इंडिया में सबसे नीचे तमिलनाडु एक स्टेट है, और तमिलनाडु में जो लोग ज्यादातर रहते हैं उनको हम वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। तो क्या कोई जरूरी है कि सारे तमिल बस तमिलनाडु जैसे खत्म हुआ तमिल भाषा खत्म हो गई? नहीं, हो सकता है कुछ तमिल्स इस एरिया को पार करके इस रीजन में भी हों। यानी हम ये कहें तो श्रीलंका का जो नॉर्थन रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, मैप के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम समझें तो ये है भाई नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये ईस्ट है। तो अगर हम समझे तो श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, वहां तक ये तमिल्स आ गए हैं, है ना। तो ये तमिल्स श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन तक आ गए। यानी श्रीलंका का जो नॉर्दर्न रीजन है, उत्तरी भाग है, जो तमिलनाडु से लगता हुआ भाग है, वहां पर तमिल पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक, इसमें कुछ तमिल इंडियन तमिल्स हैं जो लगभग 5% कंस्टिट्यूट करते हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम में प्लांटेशन वर्कर्स थे, वहां पर काम करने गए थे या व्यापार करने वहां पे गए थे, इनके मम्मी पापा भारतीय थे। ठीक है, और 13% तमिल ऐसे हैं जो श्रीलंका के ही हैं। ठीक, अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? जो सिंगला पॉपुलेशन है ना, बौद्ध पॉपुलेशन, ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उसको ये लगा कि हम संख्या में ज्यादा हैं। तो अब जाहिर सी बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है श्रीलंका के अंदर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब उस सरकार को लोग चुन रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिनका नंबर ज्यादा होगा उनका वोटिंग शेयर भी ज्यादा होगा। इसलिए कभी भी श्रीलंका में वही सरकार बनेगी जो मेजॉरिटी रिलीजन से आती है या मेजॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप से आती है। बात समझ में आई? तो इस वजह से हम देखेंगे कि वहां की गवर्नमेंट में हमेशा मेजॉरिटी का डोमिनेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर में ज्यादा है तो वोट भी ज्यादा मिलेगा। अब जब मेजॉरिटी का डोमिनेंस रहेगा वहां की गवर्नमेंट में, तो क्या वहां पर समस्या आ सकती है? समस्या यही है कि जो सिंगला कम्युनिटी है वो अपनी इच्छाओं को पूरे देश में थोप सकती है, और बिल्कुल यही हुआ जिसको हम बोल रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जब अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी पॉलिसीज मनवाने के लिए, पॉलिसीज ऐसे, वो जब मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर में आ जाए, अपने नंबर का फायदा उठा के एक डेमोक्रेसी में पावर में आ जाए, और उसके बाद में पॉलिसीज अपने फेवर में बनाए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाकर के, और पावर शेयर करने से मना कर दे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दूसरी कम्युनिटीज को ना दे, उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। और यही मेजॉरिटेरियनिज्म हमको श्रीलंका में देखने को मिला कि वहां पर सिंगला सुप्रीमेसी हमको दिखाई देती है। कहां पर? गवर्नमेंट के अंदर सिंगला कम्युनिटी सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, और ये लगातार गवर्नमेंट में डोमिनेंट रोल रहेगी। अब जब ये गवर्नमेंट में ज्यादा रहेगी, पॉलिसी बनाना किसका काम है भाई? गवर्नमेंट का काम है ना पॉलिसी बनाना। तो ये पॉलिसी ऐसी बनाएगी जो मेजॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करती होगी, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया, और इस कानून के तहत क्या कहा कि आज के बाद श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी स्टेट लैंग्वेज क्या हो गई है? क्या हो गई है भैया? तमिल हो गई है। तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर, सिंहली हो गई है। सिंहली को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सिंहला या सिंहली जो भी बोल दो। और सिर्फ यह करते तो काफी नहीं था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तमिल भाषा को डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया। स्कूल में उस भाषा में पढ़ाई करवानी बंद कर दी। अब सोच के देखो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उसको कितना बुरा लग रहा है, पर वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि नंबर में ही कम है। अगर वो इलेक्शन का वेट भी करें कि जब हमारी मनपसंद पार्टी खड़ी होगी तब हम उसको वोट दे देंगे, तो वो नंबर में भी उतने नहीं है कि वो वोट दे करके अपनी मनपसंद सरकार को जिता सके। तो पहली चीज तो यही। दूसरी, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल मेजर्स लिए। प्रेफरेंशियल मेजर्स का मतलब क्या होता है?
प्रेफरेंस दिया, किसी कम्युनिटी को प्रेफरेंस देना शुरू किया। और किसको प्रेफरेंस देगी? इसी सिंगला कम्युनिटी को, जो बुद्धिस्ट धर्म को मानती है। कैसे प्रेफरेंस देगी? गवर्नमेंट जॉब में यही लोग दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में यही लोग दिखाई देंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, यहां पर ये लोग दिखाई देंगे। देखो, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिक्षा, नौकरी। उससे व्यक्ति के पास पैसा आता है और वो डेवलप करता है ना। तो उस क्षेत्र में भी रिप्रेजेंटेशन किसको दिया जा रहा है? सिंगला कम्युनिटी को दिया जा रहा है। तीसरी चीज, ऐसी पॉलिसी बनाई जो नॉन सेक्युलर थी। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है, स्टेट का मतलब सरकार की बात हो रही है, यहां पर पंजाब हरियाणा वाले स्टेट की बात नहीं हो रही है। सरकार कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जो किसी धर्म को फेवर करे। यह सेक्युलरिज्म का पहला रूप होता है। और सेक्युलरिज्म किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जब ऐसी पॉलिसीज बनाई जाने लगे, क्या हो गया था सर? ऐसा हो गया था कि बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब अब सरकार सीधे खुल के आ गई है कि हम भाई बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब ये इसके रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं? ये मेजर्स तो इन्होंने लिए, लेकिन इसके आउटकम्स क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो सिंगला कम्युनिटी ने डिमांड शुरू करी कि भाई प्लीज ऐसा मत करो, हमें हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन दो। पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक। तो जो फीलिंग है, एलिनेशन की फीलिंग, ये बढ़ने लगी किसके अंदर? तमिल्स के अंदर बढ़ने लगी। तमिल्स ने कहा कि हमको हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन दो। जब सरकार नहीं मानी तो इनके अंदर एलिनेशन की फीलिंग आने लगी कि अरे हम लोग तो अलग लोग हैं, शायद ऐसी कोई सरकार ही नहीं है जो हमारी बातों को सुन पाए। क्योंकि हमारे लीडर्स वहां तक पहुंच नहीं सकते। क्यों तमिल लीडर्स वहां तक पहुंच नहीं सकते? क्योंकि वोट नहीं है, हम लोग पॉपुलेशन में कम है और वोट करके ही सरकार चुनी जाएगी। दूसरी चीज, जो उनके लीडर्स हैं, जो सिंगला लीडर्स हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या होने लगा भाई? धीरे धीरे लोगों के मन में संविधान को लेकर के भी, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भी और गवर्नमेंट को लेकर के भी डिस्ट्रस्ट पैदा होने लगा। आम जगह पर क्या होता है, जब गवर्नमेंट अति करती है ना, तो लोगों का संविधान में भरोसा आता है। लोग कहते हैं यार कुछ हो ना हो, संविधान हमारी रक्षा करेगा, संविधान गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां का जो संविधान है ना, उसमें तो ऐसे नियम लगा दिए गए। क्या करते ये लोग, ठीक है। तीसरी चीज क्या हुई? अब धीरे धीरे जब इन्होंने लंबे समय तक अपनी आवाज उठाई, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, तो इनको लगने लगा कि हमारे हितों को, हमारे इंटरेस्ट को अनदेखा किया जा रहा है, ठीक है। और रिजल्ट ये हुआ कि उनके जो रिलेशन थे वो स्ट्रेन्ड हो गए। किसके साथ में? दूसरी कम्युनिटी के साथ उनके रिलेशंस बहुत खट्टे हो गए, ठीक। फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टीज बनाई और स्ट्रगल शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब राजनीति के माध्यम से ही अगर लड़ाई होगी ना तो वही सही। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई ना, इन पार्टीज ने हथियार उठाए। जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यानी कि ये हथियार उठाते थे अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से, ठीक है। दूसरा काम क्या था? इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी सरकार के। इस पार्टी की कुछ डिमांड्स थी। वो डिमांड्स क्या थी? डिमांड सबसे पहली थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। सरकार ने कहा तो भैया ई तो ना हो पाई, तुमको इतना टाइम लग गया ये बात समझने में, हम नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने कहा, दूसरी डिमांड इनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। कहां पर? पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में। तीसरा, भैया अच्छा अगर ये नहीं कर सकते हो तो नॉर्थ का हिस्सा जहां पर तमिल ज्यादा है, एटलीस्ट उस क्षेत्र को ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? कि उसको ज्यादा अधिकार दे दो। वहां पर जो सरकार एक रीजनल, जैसे इंडिया में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है, तो इन्होंने कहा वहां पर एक रीजनल गवर्नमेंट बना दो और उसको ज्यादा ताकत दे दो, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम अपने तमिल के लोगों के उसी एरिया में इंटरेस्ट को सुरक्षित रख लेंगे। इन्होंने कहा वो भी नहीं हो पाएगा। तो जब ये सारी डिमांड रिजेक्ट हो गई तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने, LTTE ने डिमांड कर दी कि हमको एक सेपरेट श्रीलंकन कंट्री, एक तमिल कंट्री चाहिए श्रीलंका से काट के, और जिसका नाम होगा तमिल इलम। इस स्टेट की मांग 1980 में, 1980 में शुरू हो गई, ठीक। यानी अब श्रीलंका के सामने बड़ी समस्या थी कि एक सेपरेट स्टेट कैसे, कोई देश अपने आप के टुकड़े होना कैसे मंजूर करेगा। यह डिमांड बढ़ती गई, सरकार ने मानने से मना कर दिया और इसलिए श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया। इस पार्टी को ज्वाइन करने लगे कौन? तमिल यूथ ज्वाइन करने लगा। उन्होंने हथियार उठाना शुरू किया सरकार के खिलाफ और यह सिविल वॉर की सिचुएशन फाइनली हम देखते हैं 2009 में खत्म हुई, जब इस पार्टी का सबसे बड़ा नेता जिसका नाम था वी प्रभाकरन, वो मार दिया गया, ठीक है। सेम सिचुएशन तो बेल्जियम में भी हो सकती थी ना, बेल्जियम में भी तो यह कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। बेल्जियम के जो फ्रेंच थे वो भी तो अलग स्टेट की मांग कर सकते थे, अलग कंट्री की मांग कर सकते थे, पर वहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर कहानी तो उल्टी थी। वहां पर डच ज्यादा थे,
डच ज्यादा थे, लेकिन फिर भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर फ्रेंच बैठे हुए थे। ठीक है, वो ज्यादा प्रभाव वाली जगह पर बैठे हुए थे, अमीर थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। 40% होने के बावजूद, 40% होने के बावजूद, यानी यहां पर असल में जो मेजॉरिटी थी ना, उसकी स्थिति ज्यादा खराब थी। और ये जो मेजॉरिटी थी, ये जो डच मेजॉरिटी थी, ये अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए लड़ रही थी। तो यहां लड़ाई उल्टी थी। लेकिन यहां भी समस्या वही आ सकती थी। क्यों? क्योंकि भाई डच तो अल्टीमेटली मेजॉरिटी में थे, नंबर में ज्यादा थे, तो चाहते तो फ्रेंच को उठा उठा के बाहर फेंक देते, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1950s के आसपास हम देखेंगे, 1950s के आसपास देखेंगे कि बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन रहा डचेस के मन में। लेकिन उन्होंने आपस में बैठ करके बात की और मसला सुलझाया। मसला कैसे सुलझाया? सबसे पहले तो उन्होंने यह तय किया आपस में बैठ के, देखो समस्या को मिटाने के लिए समस्या की पहचान करना जरूरी है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम कहा कहां खराब है, बहुत अच्छी है, हट। क्या किया तुमने? प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं किया। अब तुम राइटिंग कभी सुधारोगे ही नहीं, और जब सुधारोगे ही नहीं, साफ लिखोगे नहीं, नंबर नहीं आएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले तो यह तय किया कि हां, रीजनल डिफरेंसेस हैं, कहीं पर आप ज्यादा हो, कहीं पर हम ज्यादा हैं, ठीक है। और इन्होंने इस पूरी लगभग, अगर तुम 1960 से देखोगे तो 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, और बदल करके एक नया मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दुनिया के सामने रखा, गवर्नेंस दुनिया के सामने रखा, जिसको बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। और ये बहुत इनोवेटिव मॉडल ऑफ गवर्नमेंट था। यहां पर इन्होंने क्या बातें करी? यहां इन्होंने सबसे पहली बात तय करी कि देखो, जो पार्लियामेंट होगी ना, वहां पर इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच और इक्वल नंबर ऑफ डचेस जाएंगे, है ना, कि जो संसद है वहां पर इक्वल नंबर ऑफ डच मिनिस्टर और इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर जाएंगे, ठीक है। और वहां पर ऐसा नहीं होगा, मान लो पार्लियामेंट में 500 सीटें हैं, ठीक है, 500 सीट्स हैं, तो कोई कानून अगर यहां पर पास करना है, तो अगर 250 सीट्स मिल जाए उस कानून को, 250 वोट मिल जाए, तो वो कानून पास हो जाएगा, ठीक। लेकिन हो सकता है कि इसमें से 125, बात समझ में आ रही है, इसमें से ज्यादा लोग जो हैं वो फेवर में हो फ्रेंच, ज्यादा फ्रेंच फेवर में हो, और हो सकता है कि कम डच फेवर में हो इस कानून के, है ना। लेकिन अगर इसको मेजॉरिटी मिल गई तो कानून पास हो जाएगा। तो यहां पर कहा गया सिर्फ मेजॉरिटी ही काफी नहीं है, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी आनी चाहिए। यानी अगर 125 फ्रेंच हैं, या उस दिन 120 फ्रेंच पार्लियामेंट में आए हैं, तो 60 वोट फ्रेंच के होने चाहिए, और अगर 110 डच पार्लियामेंट में आए हैं, तो कम से कम 55 वोट्स डच के होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोटल मेजॉरिटी हो जाएगी और कानून पास मान लिया जाएगा। दूसरी चीज मानी गई कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं माना गया। जैसे हमारे यहां क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा माना जाता है, उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम शक्तियां हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी रखती है, डिफेंस रखती है, फाइनेंस अपने पास में रखती है, पैसे रुपए से संबंधित चीजें स्टेट नहीं रखती, ठीक। पर वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर दोनों सरकारों को बराबर माना गया। क्यों? क्योंकि रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां पर कौन लोग बैठे हैं, वहां पर हो सकता है माइनॉरिटी ग्रुप बैठा हो ना, ठीक है। तो कई जो पावर थी, ठीक है, बहुत सारी सेंट्रल के पास जो पावर थी, ठीक है, सेंट्रल की बहुत सारी पावर स्टेट को दे दी गई, ठीक। सेंट्रल ने ये नहीं सोचा कि हम बड़े हैं, हमारी शक्ति कम हो जाएगी, उन्होंने अपनी पावर स्टेट को दे दी। इसके अलावा क्या हुआ? अब ब्रसेल्स की कहानी मैंने तुमको बताई थी। ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो बेल्जियम ने क्या, ब्रसेल्स में यह निर्णय लिया गया कि ब्राजील में फ्रेंच को हम रिप्रेजेंटेशन दें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। फ्रेंच ने कहा कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, किसको? इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे किसको? डच को। फ्रेंच चाहते तो ब्रसेल्स में मना कर देते, ब्रसेल्स में जो सरकार बनी थी वहां मना कर देते, हम नहीं देंगे डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन। पर फ्रेंच ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि डच ने भी तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था उनको कंट्री के अंदर। डच ने जब उनको कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो फ्रेंच ने उनको कैपिटल के अंदर दिया, ठीक है। और इसके अलावा वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी धर्म को, रिलीजन को, किसी सोशल ग्रुप को आपको खत्म करना है ना, तो उनकी शिक्षा पर हमला करिए, उनके कल्चर पर हमला करिए, उनकी आइडेंटिटी मिटाना शुरू कर दिए। तो वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जहां पर यह तय हुआ कि यह कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज संभालेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति इस तरीके से वहां के लोगों का माइंड वॉश ना कर सके, वहां के बच्चों का माइंड वॉश ना कर सके। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में हर कम्युनिटी से, जर्मन कम्युनिटी से एक आदमी, फ्रेंच कम्युनिटी से एक आदमी और एक आदमी डच कम्युनिटी से आएगा, ठीक है। तो कोई भी कानून अगर पास होना होगा
तो इन तीनों लोगों में से मेजॉरिटी मिलनी पड़ेगी उसको, ठीक है। अगर दो ने कह दिया ये कानून नहीं पास होगा तो नहीं पास होगा। अगला पॉइंट कि भाई ये स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, दोनों कंट्रास्टिंग स्टोरी है ना। देखो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने जो पावर अरेंजमेंट थे उनको म्यूचुअली बैठ के डिस्कस किया और एग्री किया, ठीक है, और एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझा कि नहीं यार उनको भी तो हमारे साथ रहना, वो भी तो हमारे भाई हैं, और इससे क्या हुआ, देश का एकीकरण हुआ। अब वो एक फोर्स की तरीके से साथ में रहते हैं, है ना, यूनाइटेड होकर के रहते हैं, ठीक है, यूनिटी आई। जबकि इन लोगों ने, श्रीलंका ने क्या किया, मेजॉरिटी ने डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, और उसकी वजह से श्रीलंका ने लगभग 30 सालों तक, 40 सालों तक एक सिविल वॉर देखा, काफी लोग मारे गए और काफी नुकसान हुआ, देश इकोनॉमिकली पीछे गया और बाकी सोशली तो गया ही। अब समझते हैं कि पावर शेयरिंग कितने तरीके की हो सकती है। ये जो शक्ति का बंटवारा है जो बेल्जियम में हुआ, ये कितने तरीके का हो सकता है। ये कुल मिला के मेजरली हम 4 तरीके का देखते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन होती है और वर्टिकल मतलब ऐसी लाइन होती है। बात समझ में आई? इसका मतलब है जब किसी बराबर ग्रुप्स के बीच में पावर बांटी जाए, है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, एक के बगल में एक, है ना, ऐसे सीधी लाइन में, तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और डेमोक्रेसी। अगर मुझसे पूछोगे तुम कि इसमें से बड़ा कौन है, तो कोई नहीं बड़ा है ना, सब बराबर है, और सबका काम क्या है, एक दूसरे के ऊपर चेक्स और बैलेंसेस रखना, ठीक। देखो जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करती है, और जुडिशरी क्या करती है, न्याय करती है, और इन दोनों पर नजर रखती है कि ये कहीं अपने काम से दूसरे के क्षेत्र में तो नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं चेक्स और बैलेंस, कि एक दूसरे के काम को चेक करना, और इससे पावर में बैलेंस बना रहता है। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगला तरीका होता है जिसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। वहां पर पावर ऊपर से नीचे आती है, यानी ऊपर सबसे ताकतवर है, उससे नीचे उससे ताकतवर, उस कम ताकतवर, उससे नीचे सबसे कम ताकतवर। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है ना, मोदी जी पूरा देश देखते हैं, उसी तरीके से फिर 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट के अफेयर्स को संभालती है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कई जगह पर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जिसमें सभासद के चुनाव होते हैं, या जिसको तुम काउंसलर के चुनाव बोलते हो, मेयर के इलेक्शंस बोलते हो, और ऐसे ही गांवों में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, विलेज पंचायत के चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पावर ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। फिर क्या है, अगली कहानी क्या है, अगली कहानी है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर बांटी जाती है। ये सोशल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसे बेल्जियम के केस में हमने देखा कि हर कम्युनिटी का एक व्यक्ति लिया गया है, ठीक है। अब जैसे कई देशों में क्या होता है ना, कई देशों में रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए विमेन को 33% रिजर्वेशन दे दिया गया, SC ST कम्युनिटी को सरकार में लाने के लिए, सरकारी नौकरियों में लाने के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। पर इन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देंगे, और ये गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो हर कम्युनिटी का भला करे, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, चौथा, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। ये किस तरीके से जुड़ते हैं, देखो हर देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। जब सरकार बनती है तो सरकार लोगों से मिलकर बनती है ना, तो लोगों में तो ये लोग भी हैं। क्या डेमोक्रेसी जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो इनके इंटरेस्ट को इंक्लूड ना करे, बिल्कुल करे। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे सरकार ने मान लो कोई कमेटी बनाई किसी इकोनॉमिक रिफॉर्म पर, है ना, कृषि कानून पर, फार्म लॉ पर एक कमेटी बनाई गई थी किसानों के लिए कानून बनाने के लिए, तो उसमें किसानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, किसानों के नेताओं को। अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड लॉ बनाना है तो उसमें बिजनेसमैन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा उस कमेटी में। फिर वो कमेटी तय करेगी कि ये कानून कैसे बनना चाहिए, फिर सरकार उस कानून को मानेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई प्रेशर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो हर 5 साल में पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता ही होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो, तो इस तरीके से भी पावर शेयर होती है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि कई बार तुमने देखा होगा कि 2 पार्टीज मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, जैसे अभी इंडिया अलायंस था ना, है ना, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाती तो ये लोग सब साथ में मिलकर पावर शेयर करते, ठीक है। और इसमें लास्ट चीजें जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर देखो पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा भाई, कंट्री में एकता नहीं रहेगी, यूनिटी अंडरमाइन होगी। दूसरा देखो
जो पावर शेयरिंग है ना, वो अनडिवाइडेड पावर के खिलाफ एक नोशन है। जैसे कि पहले ये माना जाता था कि पावर अगर हम बांट देंगे तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, सबको पावर दे देंगे तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, इसलिए एक आदमी के पास रहनी चाहिए। तो इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं है, इफेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं पावर शेयरिंग के साथ, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसा हमने देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि डेमोक्रेसी जब आ गई ना तो पुराने नोशन खत्म हो गए। फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी में डाइवर्स ग्रुप की रिस्पेक्ट की जाती है, जैसे हमने देखा हर ग्रुप को यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले तो एक प्रूडेंशियल रीजंस हम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, और दूसरे रीजंस है मॉरल रीजन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है भाई, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा। दूसरा हमने देखा कि स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल ऑर्डर आएगा। अगर बार बार लड़ाई होती रहेगी, सिविल वॉर होता रहेगा, तो गवर्नमेंट जो है वो बदलती रहेंगी और फिर कोई पॉलिसी लंबे समय तक चल नहीं पाएगी और उस पॉलिसी का रिजल्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट बदल रही है। ठीक है, तीसरा क्या है, सेंस ऑफ यूनिटी को प्रमोट होगा, है ना, जैसे बेल्जियम में हुआ। ठीक, और मॉरल रीजंस अगर हम माने तो डेमोक्रेसी का तो कोर ही यही है कि पावर शेयर होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, तो लोगों का पार्टिसिपेशन तो उसमें होना चाहिए। और लोगों के पार्टिसिपेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हर इंटरेस्ट ग्रुप का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का होना चाहिए, है ना, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। तो ये बहुत, इट इज द वेरी स्पिरिट, वेरी कोर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस जब तक ये नहीं होगा तब तक हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेजिटिमेट नहीं मानेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी लेजिटिमेट लीगल तभी है जब उसमें सभी का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, तो आज की क्लास से हमने समझा कि पावर शेयरिंग क्या होती है। अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।